गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अनवीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष पांडे क्लास 10th का चैप्टर 2 मानव तंत्र का आज आपके सामने तीसरा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है रक्त। आज अपन रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त जो हमारी शरीर के अंदर, नसों के अंदर, नलिकाओं के अंदर बहता है, उस रक्त में क्या क्या चीजें होती है, वो किन किन चीजों से बना होता है, किन किन पदार्थों से बना होता है, उस पदार्थ का उसके कौन से भाग है, प्रत्येक भाग का क्या कार्य है, वो आज अपन पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दें। रक्त से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ये आता है कि रक्त किन ऊतकों से मिलकर बना होता है। रक्त किस प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। तो सर्वप्रथम पहला ही इंपॉर्टेंट चीज कि रक्त है वो तरल संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। तरल यानी तरल किसे कहते हैं, जो बह सकता है, जिसमें बहने का गुण होता है। संयोजी यानी जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ऊतक यानी ऐसे ऊतक जो आपस में जुड़कर बहने का कार्य करते हैं, आप एक साथ बह सकते हैं, उसे अपन तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसीलिए हमारी नसों में क्या होता है, रक्त होता है वो बहता है, क्योंकि उसमें तरल और संयोजी ऊतक होते हैं, ऐसे ऊतक जो बहते हैं। आगे ये तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट जो रक्त होता है, देखिए रक्त होता है वह दो भागों में बटा होता है, यानी दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक इसका भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है ठोस भाग। इस प्लाज्मा को तरल भाग भी कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा या तरल और दूसरा है ठोस भाग। प्लाज्मा में आते हैं, अब प्लाज्मा भी होता है। ये जो प्लाज्मा होता है वह 55% होता है। किसका? पूरे रक्त का। यानी अगर अपन 1 लीटर रक्त ले, 1 लीटर खून ले, रक्त ले, लहू ले, तो उसमें 55%, उस 1 लीटर का 55% तो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। 45% बाकी जो बचा है वो क्या होगा, ठोस पदार्थ होगा। अब देखिए आगे, इन 55% इस तरल में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में क्या चीजें होती हैं। तो प्लाज्मा में लगभग 90 से 92%, यानी 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। पानी होता है, जल होता है। फिर तथा बाकी जो 8 से 10% होता है वो होते हैं प्रोटीन। अब कौन कौन से, देखो प्रोटीन के रूप में इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन से? थ्रोम्बिन पहला, प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा है फाइब्रिनोजेन। यानी इस प्लाज्मा में 90 से 92% तक तो होता है जल, तथा 8 से 10% प्रोटीन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं।
यह फाइब्रिनोजेन क्या करता है? इस फाइब्रिनोजेन का मुख्य कार्य, इन सब प्रोटॉन लगभग उस कार्य में मदद करते हैं, लेकिन फाइब्रिनोजेन वह कार्य मेन रूप से करता है। वह कौन सा कार्य है? वह है रक्त का थक्का जमाना। जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य होता है उसमें जो रेशे बनते हैं, एक एक रेशे, जैसे अपने एक एक धागे से अपना शर्ट, टी शर्ट और कपड़े बनते हैं, वैसे ही जो रक्त का थक्का, जो खुरूट आता है, हमारे कहीं भी चोट लग जाती है तो वहां पर थोड़े दिनों बाद देखते हैं हम हरे कलर का एक खुरूट आ जाता है, एक परत आ जाती है ऊपर। वो परत बनाना, वो परत क्या कहलाती है? रक्त का थक्का कहलाती है। वह परत रक्त का क्या कहलाती है? थक्का कहलाती है। और वह बनाने के लिए जो रेशे बनाए जाते हैं वो रेशे फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट, एक नोट देखिए। क्या नोट? कि अगर हम प्लाज्मा में से ये सारे प्रोटीन निकाल दें, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये सारे ही प्रोटीन निकाल दें तो क्या होगा? देखो, जब प्लाज्मा में से यदि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो पीछे बचा पदार्थ सीरम कहलाता है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी जनरल साइंस में ये चीज पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि सीरम क्या होता है। यानी अगर प्लाज्मा, जो रक्त का भाग है, प्लाज्मा तरल भाग है, उसमें से जो प्रोटीन पाए जाते हैं उन प्रोटीन को उसमें से अलग कर दिया जाए तो पीछे बचा पदार्थ सीरम कहलाता है। तो प्लाज्मा से जुड़ी ये खास बातें होती है। इतना ही हमें पढ़ना है। उसके बाद जो ठोस पदार्थ, इन ठोस पदार्थ में क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं पाई जाती हैं। इन ठोस पदार्थ में कणिकाएं पाई जाती हैं और यह रक्त का 45% होता है, 45% होता है। देखिए, अब कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? तो इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। पहली है लाल रक्त कणिका, यानी आरबीसी। दूसरी है श्वेत रक्त कणिका अर्थात WBC। और तीसरी है डिम्बाणु, जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। इन 3 प्रकार की कणिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना, हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो बना होता है। देखो, इन तीनों के वैज्ञानिक नाम हैं। आजकल ये नहीं पूछा जाता कि भाई रक्त में कौन सी कणिका है, या आरबीसी का पूरा नाम क्या है, WBC का पूरा नाम क्या है, नहीं पूछा जाता। आजकल सवाल में पूछा जाता है अपने पेपर में कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है,
आरबीसी का फुल फॉर्म नहीं पूछते, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इन तीनों के मैं वैज्ञानिक नाम बता देता हूं। देखो, लाल रक्त कणिका आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। और पिंबाणु का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। यह 3 प्रकार की कणिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और हिंदी में बोले तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। तो अब तक हमने देखा रक्त के संगठन के बारे में कि भाई रक्त किन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। तो रक्त 2 भागों में बंटा होता है, प्लाज्मा या तरल भाग, दूसरा ठोस या कणिका है। प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है और जो ठोस कणिकाएं होती हैं वो पूरे रक्त की 45% होती है। प्लाज्मा जो 90 से 92% जिसमें जल पाया जाता है और बाकी 8 से 10% क्या होता है, प्रोटीन होता है। इन प्रोटीन के रूप में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन क्या करता है, जब रक्त का थक्का जमाया जाता है यानी कहीं चोट लग जाती है और उस पर जो फ्रूट आता है, जो आवरण वापस परत बनती है, उस परत को बनाने के लिए जिन रेशों की आवश्यकता होती है वो रेशे फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन से निर्मित होते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट बात कि प्लाज्मा में से अगर इन तीनों प्रोटीन को निकाल दिया जाए, प्लाज्मा में से तीनों प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो पीछे जो बचा पदार्थ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे सीरम कहते हैं। फिर आते हैं ठोस वाले भाग में कि ठोस वाले भाग में क्या होती है, कणिकाएं पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, बिंबाणु, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब इसके बारे में और थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले विस्तार से उन कणिकाओं के बारे में। तो 2 चीजों को तो अपन, 2 कणिकाओं को तो क्या करते हैं, अंतर के रूप में ही पढ़ लेते हैं, अंतर के रूप में ही पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी, पहली है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट, और दूसरी है डब्ल्यूबीसी। देखिए, इन दोनों में सवाल भी पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर क्या है। तो देखो, पहला ही अंतर क्या है, पहला अंतर है इनका जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल यानी आरबीसी जब बनती है तो बनने के बाद वो कितने दिनों तक सक्रिय रहती है, कितने दिनों तक कार्य करती है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। 120 दिन तक आरबीसी हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर एक्टिव रहती है और अपना कार्य करता रहती है। वहीं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है क्या, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है लगभग 7 से 8 दिन,
7 से 8 दिन, इससे ज्यादा WBC नहीं जीवित रहती। इतने दिन तक वो अपना कार्य करती है और फिर मर जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा, इनका निर्माण कोई अंतर नहीं है। वयस्क अवस्था में, यानी जब मनुष्य, बच्चा बच्ची जो भी है, मनुष्य 18 साल का हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब इन दोनों का जो निर्माण होता है, आरबीसी और WBC, उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। यानी ये कोई अंतर नहीं है निर्माण। WBC का भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इन दोनों का निर्माण होता है। आगे देखें, लेकिन आरबीसी में ये नोट करने वाली बात है कि जब भ्रूण अवस्था में होता है, जब बच्चा मां के पेट में होता है, जब बच्चा मां के पेट में होता है, यानी जब बच्चा मां के पेट में होता है 9 महीने तक, तब इसका निर्माण, यानी भ्रूणावस्था में, यानी मां के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, तब इस आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है। देखिए आगे, फिर ये जो आरबीसी और WBC कोशिकाएं हैं, आरबीसी जो कोशिका होती है, कणिका होती है, यह केंद्रक विहीन कोशिका होती है। अर्थात ये एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट, अब ये लगभग 3 इसमें मोटे मोटे अंतर हैं। उसके बाद अपन आगे देखते हैं कुछ खास जुड़ी हुई चीजें। आरबीसी से जुड़ी हुई खास चीज क्या है कि आरबीसी जब अपना जीवन काल 120 दिन पूरा कर लेती है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि आरबीसी जब अपना जीवन काल पूरा कर लेती है, यानी जब उसका जीवन काल 120 दिन पूरे हो जाते हैं, तब वह सभी आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन पूरे हो जाते हैं, वह प्लीहा के अंदर जाती है। यानी सभी आरबीसी जिसका जीवन काल पूर्ण होने वाला आता है, ठीक है, रक्त के अंदर से वो प्लीहा के अंदर चली जाती है और वहां जाकर क्या कर देती है? मर जाती है। वहां जाकर मर जाती है, ये मर जाती है। इसलिए अब जो भी इनका जीवन काल खत्म हो गया है, आरबीसी का जीवन काल, वो प्लीहा में जाकर मर जाती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट, चौथा अंतर इसमें कि आरबीसी का जो कार्य, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? पाया जाता है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, इसका कार्य, आरबीसी का कार्य, तो आरबीसी के कार्य से पहले एक अंतर और देख लेते हैं अपन। आरबीसी का जो रंग होता है,
वो होता है लाल रंग। लाल रंग की होती है। क्यों? अब लाल रंग की क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है वो श्वेत, नाम से श्वेत या फिर रंगहीन होती है, किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। छठा अंतर देखें, कार्य। आरबीसी का कार्य होता है रक्त का गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में, कल हमने पढ़ा था कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। हम ऑक्सीजन को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद वह ऑक्सीजन हृदय में पहुंचती है। हृदय से फिर शरीर में जहां, चाहे अंगूठे को हो, पैर के अंगूठे को जरूरत हो, चाहे मस्तिष्क को जरूरत है, वहां तक वह ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है? हृदय से वह ऑक्सीजन आरबीसी, रक्त में मिक्स होकर, रक्त से जुड़कर, और रक्त में किससे जुड़ती है? आरबीसी से जुड़ती है। और आरबीसी से जुड़कर वह क्या करती है? गैसों का परिवहन करती हैं। गैसों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। फिर इसका कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगों से लड़ना या रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसका विकास करने का कार्य कौन करते हैं? रोगों से लड़ने का। हमारे शरीर में जो भी चीजें प्रवेश करती हैं, जो भी रोगाणु, कीटाणु, वायरस, जो भी चीजें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, उनसे लड़ने का, उन रोगाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करती है। देखिए, फिर आगे देखिए, अब रोगों से लड़ने का कार्य, जैसे हमारी बॉर्डर पर, हमारे देश की बॉर्डर पर क्या होता है कि जो बाहरी दुश्मन होते हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना या दूसरे देश के जो भी दुश्मन होते हैं, वो जब अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उनसे लड़ने का कार्य कौन करते हैं? उनसे लड़ने का कार्य हमारे बॉर्डर पर उपस्थित हमारे जवान, हमारे सैनिक करते हैं। उसी तरह बाहरी दुश्मन जब शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर पर आक्रमण करते हैं, शरीर को बीमार करने की कोशिश करते हैं, अस्वस्थ करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी क्या करती है? उनको मारती है। इसीलिए इन डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? सैनिक कोशिका। सैनिक कोशिका कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिका कहते हैं। तो ये हमने मोटे तौर पर अंतर पढ़े कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर होता है। बहुत ही अच्छा सवाल बनता भी है कई बार कि आरबीसी का जीवन काल देख लेते हैं वापस। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, इसका जीवन काल 7 से 8 दिन। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में कब? जब ये वयस्क होते हैं, यानी 18 साल से वर्ष से ऊपर, लड़का या लड़की वयस्क अवस्था में होते हैं, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब बच्चा मां के पेट में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तब आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है। आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसका रंग लाल होता है, आरबीसी का रंग लाल होता है। किस कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से।
इसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं पाया जाता तो इसका रंग लाल होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसका रंग या तो श्वेत होता है, बाकी कहने के लिए श्वेत होता है नाम से, बाकी इसका कोई रंग नहीं होता। फिर इसका कार्य गैसों का परिवहन करना, जो भी गैस हम अंदर लेते हैं छोड़ते हैं उनको हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना और अन्य भागों से उन गैसों को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? आरबीसी करता है। तो रोगों से लड़ने, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, ये कार्य किसका है? डब्ल्यूबीसी का, यानी जो हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं, जो भी बैक्टीरिया, इनको मारने का कार्य, उनसे लड़ने का कार्य डब्ल्यूबीसी करती है। इसलिए इन्हें सैनिक कोशिका भी कहते हैं, शरीर का सैनिक कोशिका भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट। हाँ, अब तक हमने पढ़ लिया पहला कणिकाओं में आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा, अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्लेटलेट्स या डिम्बाणु। देखिए सेम इसमें पहली लाइन कि इसका निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। अस्थि मज्जा, अब बार बार अस्थि मज्जा का नाम आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे अस्थि मज्जा है क्या? अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो कहते हैं जो हमारे हड्डियों के बीच में पाया जाता है। तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर हड्डियों में होता है। नेक्स्ट, इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल होता है वह लगभग वह भी 7 से 8 दिन होता है, 7 से 8 दिन होता है। फिर इन कोशिकाओं में केंद्रक, जो डिम्बाणु होता है उसमें केंद्रक, उसकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। डिम्बाणु के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। देखिए प्लेटलेट्स में जो हीमोग्लोबिन होता है अनुपस्थित होता है। प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो कार्य होता है वह होता है रक्त का थक्का बनाना। डिम्बाणु का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, यानी जब भी हमें चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद उस पर एक कवर आ जाता है, एक आवरण आ जाता है, एक परत आ जाती है, उसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। वो थक्का बनाने का कार्य क्या होता है? डिम्बाणु करता है। कुल मिला के जो डिम्बाणु होता है वह बहने वाले रक्त को, शरीर से बहने वाले रक्त को, चोट से बहने वाले रक्त को क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। अगर हमारे शरीर में रक्त के अंदर ये डिम्बाणु ना हो तो एक बार हमें चोट लग गई तो उस चोट से खून है, रक्त है, वो लगातार क्या करेगा? बहता रहेगा। उस खून बहने के कारण खून की कमी होगी हमारे शरीर में और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखते हैं, तो ये अब तक हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं आगे। देखिए अब रक्त
वर्ग के या रक्त समूह के बारे में अपन पढ़ते हैं। रक्त समूह क्या होता है? देखिए रक्त समूह क्या होता है, यानी रक्त समूह यानी रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। उन्होंने रक्त में उपस्थित प्रतिजन के आधार पर रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा और उन्होंने प्रतिजन को कैपिटल ए व कैपिटल बी के आधार पर दर्शाया। 4 भागों में बांटा, देखिए, जिसमें ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग में बांटा। अब प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग में बांटा। देखिए आगे, अब प्रतिजन, 2 प्रतिजन है हमारे पास ए व बी। इनकी उपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 वर्ग बनाए, रक्त समूह बनाए। अब देखते हैं किस आधार पर, जिसमें ए प्रतिजन उपस्थित हो वो ए वर्ग का, जिसमें बी प्रतिजन उपस्थित हो वह बी वर्ग का, जिसमें ए व बी दोनों उपस्थित हो वह ए बी वर्ग का, और जिसमें ए व बी में से कोई उपस्थित नहीं हो वह क्या होता है? ओ वर्ग का होता है। ओ वर्ग का होता है। नेक्स्ट, इसके बाद एक वैज्ञानिक और आया जिसने एक कारक की खोज की, RH कारक। RH कारक, इस कारक की खोज वैज्ञानिक वीनर ने की। नाम उसका वीनर था, साथ में थोड़ा बहुत सपोर्ट कार्ल लैंडस्टीनर का भी रहा। कार्ल लैंडस्टीनर का भी सपोर्ट रहा। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है। यह प्रोटीन जिसमें उपस्थित होता है, यह कारक जिसमें उपस्थित होता है, जिस व्यक्ति के रक्त समूह में उपस्थित होता है, वह RH धनात्मक कहलाता है, और जिसमें यह प्रोटीन उपस्थित नहीं होता वह RH ऋणात्मक कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका वर्ग ए वर्ग है और उसमें अगर RH उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप, उसका रक्त वर्ग होगा A+, यानी RH धनात्मक। प्लस जो ऊपर होता है वो क्या बताता है कि इस व्यक्ति के रक्त में RH कारक उपस्थित है। इसी तरह अगर B है और उसमें RH कारक नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वह रक्त वर्ग होगा B नेगेटिव। देखिए आगे, तो अब तक हमने आज के क्लास में पढ़ा रक्त के बारे में कि रक्त किन से मिलकर बना होता है, उसमें कौन कौन सी कणिकाएं होती हैं। RBC WBC में हमने अंतर पढ़े। उसके बाद रक्त समूह कौन से होते हैं, एक रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। किस वैज्ञानिक ने बांटे? कार्ल लैंडस्टीनर ने। उसके बाद थोड़ी बहुत RH कारक की जानकारी ली। तो यहां तक का अपना रक्त का टॉपिक जो था वो आज खत्म होता है, समाप्त होता है। उसके आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, कि जो ये रक्त है वो शरीर के अन्य भागों से हृदय तक कैसे आता है, फिर हृदय से वापस नीचे कैसे जाता है, शरीर के अन्य भागों तक कैसे पहुंचता है। इसके बारे में अपन अगली क्लास में अध्ययन करते हैं। थैंक यू।